हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज की मनोविज्ञान की क्लास में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं, अपन अध्ययन कर रहे हैं आपके जो रीड से संबंधित मनोविज्ञान जो विषय जो आपका 30 नंबर का रेशियो रखने वाला है, उस विषय की अपन बात कर रहे हैं इन सेशन में, इस लाइव सेशन में। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेज हैं जो आपको मिल जाएगी। आपकी जो भी टॉपिक है, आपका जो भी डाउट्स है, वो सारे आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आप अपने इस स्टडी को कंटिन्यू, आपके स्टडी में आपका कंसिस्टेंसी होना आवश्यक है। आप सफल सब हो सकते हैं, सफल, लेकिन सफल तब हो सकते हैं जब आप मेहनत लगातार करें। भले ही आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन रोज पढ़ रहे हो, तो आप मेहनत अच्छे से करें और लगातार अपनी तैयारी को और मजबूती देते रहे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, मनोविज्ञान के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका बुद्धि। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। बुद्धि मापन के सूत्रों के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। बुद्धि के सिद्धांतों की अपन बच्चों क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और फिर उसके बाद अपन ने बुद्धि के क्या देख लिए थे बच्चों, आपके प्रकार देख लिए थे, यानी कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इस चीज के बारे में भी अपन ने क्या कर लिया था बच्चों, अध्ययन कर लिया था। और उस मेगात्मक बुद्धि मापन के बारे में बात करते, फिर अपन ने बात की, इसके इतिहास की बात कर ली थी, बुद्धि के प्रकारों की बात कर ली थी, और किस तरीके से बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, इन सब की चीजों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। उसमें होता क्या है, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बुद्धि की अगर अपने को परीक्षण करना हो, बुद्धि की जानकारी करनी है या बुद्धि का मापन करना होता है, तब अपन इस परीक्षण का उपयोग करते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत अपन ने 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षण देखे थे। पहला था आपका वस्तु संयोजन परीक्षण। कौन सा परीक्षण बच्चों, वस्तु संयोजन परीक्षण। वस्तु संयोजन परीक्षण से तात्पर्य होता है बच्चों कि आप किसी भी उस व्यक्ति को, अलग अलग व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के आप एक किसी व्यक्ति को अलग अलग वस्तुएं देते हो और उस व्यक्ति को कहते हो कि आप इससे कोई अच्छा सा वस्तु या कोई उपयोगी चीज आप बना दो, तो वो होता है आपका वस्तु संयोजन परीक्षण। और जो व्यक्ति उस कार्य को जितना जल्दी करेगा, उसकी बुद्धि उतनी ही शार्प होगी, उतनी ही अच्छी होगी। फिर बात की थी बच्चों अपन ने ब्लॉक बिल्डिंग निर्माण परीक्षण। ब्लॉक बिल्डिंग निर्माण तात्पर्य से तात्पर्य बच्चों छोटे छोटे ब्लॉक वगैरह से, या ब्लॉक टाइप के जो ब्लॉकों को जोड़ते हुए एक बिल्डिंग का आकार दे देना, एक मकान का आकार दे देना, एक भवन का आकार दे देना, वो क्या होता है, ब्लॉक बिल्डिंग निर्माण। लेकिन इसमें भी उसी आधार पर सबसे बेस्ट माना जाएगा जिसने सबसे जल्दी या सबसे फास्ट बिल्डिंग का आकार दिया हो। उसके बाद अपन ने बात की थी चित्र पूर्ति या बुलबुलिया परीक्षण। इसमें बच्चों को अधूरा चित्र दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि इस चित्र को आप इस तरीके से जोड़िए या इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर करके वेरीफाई कीजिए और एक अच्छा चित्र, यानी एक पूरा इस चित्र को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। और उसके आधार पर क्या किया जाएगा, चित्र का बुद्धि का मापन किया जाएगा। उसके बाद बात की थी अपन ने, अगला जो परीक्षण था अपना मानव आकर्षण परीक्षण। इस परीक्षण में होता क्या है बच्चों, आप किसी व्यक्ति के एक मानव चित्र देते हो और उसके आधार पर उससे चित्र बनाते हो और उसके आधार पर उसकी बुद्धि को क्या किया जाता था, मापन किया जाता था। आज की क्लास में बच्चों अपन बात करने वाले हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य होता है बच्चों, जो लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी वो था अपना व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, लेकिन उसके बाद आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य नहीं एक साथ एक या एक से अधिक या एक या दो से अधिक या दो से अधिक जो व्यक्तियों के साथ जो बुद्धि का परीक्षण एक साथ लागू करके उस चीज को उस बच्चों पर या उन व्यक्तियों पर लागू कर कर अपन उसके बुद्धि का मापन करते हैं, वही बच्चों आपका होता है सामूहिक बुद्धि का मापन। जबकि व्यक्तिगत बुद्धि में ऐसा नहीं था, आपको सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाता था, एक व्यक्ति की बुद्धि का, आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बुद्धि के बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। और दूसरी बात की थी आपने सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि में आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बारे में काफी तरीके से इसका मापन और परीक्षण किया जा सकता है। किस किस तरीके से मापन और शिक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जाता है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण की, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहने वाला है बच्चों सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य होता है बच्चों दो से अधिक पुरुषों या व्यक्तियों
ठीक है, यानी दो या दो से अधिक जो भी बुद्धि है आपकी, दो या दो से अधिक जो बुद्धि है, दो या दो आप इस सामूहिक बुद्धि परीक्षण में आप दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन एक साथ कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत बच्चों बहुत पहले मानी जाती है। इसकी शुरुआत मानी जाती है आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय होती है। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय। इसकी शुरुआत मानी जाती है बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के समय मानी जाती है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो आपके आर्मी के व्यक्तियों को, यानी आर्मी का बुद्धि मापन करने के लिए किया जा सकता है। और इस समय शुरुआत होती है, और इस समय जो परीक्षण की शुरुआत होती है उसे कहा गया आर्मी अल्फा परीक्षण। कब किया गया? 1914 में आर्मी अल्फा परीक्षण आपका किया जाता है, 1914 में किया जाता है। और इस समय जो जिस प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता था वो था शाब्दिक बुद्धि मापन। शाब्दिक बुद्धि मापन, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरुआत होती है। और सबसे पहला जो परीक्षण होता है आपका आर्मी अल्फा नहीं बच्चों, आर्मी बीटा परीक्षण है। पहला जो परीक्षण था आपका आर्मी बीटा परीक्षण था। अल्फा दोबारा किया जाता है, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण 1914 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1914 में की जाती है। और इसे 1914 में इसकी जो शुरुआत होती है वो आर्मी अल्फा परीक्षण के आधार पर होती है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, इस परीक्षण का जब इस्तेमाल किया जाता है वो बच्चों आपकी शिक्षक लोगों के लिए परीक्षण संभव था। इसका जो परीक्षण या जिससे इसका जो परीक्षण इससे जो परीक्षण संभव था वो शिक्षित लोगों के से का संबंधित था, शिक्षित लोगों का। यानी कि उनको कुछ प्रश्नों के या कुछ लिखित तथ्यों के, यानी कुछ शब्दों के आधार पर उनको सिखाया जाता था, उनका परीक्षण किया जाता था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब होती है? आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और इसे आलमी अल्फा बीटा दोनों नाम है इसके बच्चों, अल्फा और बीटा परीक्षण दोनों 1914 में इसका शुरुआत होती है। और ये एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि मापन था, यानी कि इसके अंदर शब्द होते हैं, उसके आधार पर ये बुद्धि का मापन किया जाता है। और ये जो सबसे ज्यादा उपयोगी है ये बच्चों आपके शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी था। यानी कि इसमें शब्द आएंगे, इसको लिखा जाएगा, शब्दों को लिखा जाएगा, यानी कि प्रश्न आएंगे और प्रश्नों को लिखा जाएगा। तो उनके बारे में जानने के लिए बच्चे पहले व्यक्ति का क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। तो ये जो आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण था वो बच्चों आपके शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी था, यानी ये शिक्षित लोगों की बुद्धि का परीक्षण ही किया जा सकता था। फिर बच्चों ये आपका आता है 1914, फिर आपके आता है 1917 में। ठीक है, 1917 में एक और परीक्षण आता है जिसे बच्चों कहा जाता है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण बच्चों, आर्मी बीटा परीक्षण से तात्पर्य, यानी कि ये ऐसा परीक्षण था, इसे अशाब्दिक परीक्षण था। ये कौन सा परीक्षण था बच्चों? अशाब्दिक परीक्षण। यानी कि इसमें शब्द नहीं होते थे, कुछ संकेत होते थे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, आर्मी बीटा परीक्षण जो था अशाब्दिक था। और अशाब्दिक है तो बच्चों ये अनपढ़ लोगों पर भी तो किया जा सकता है ना इस्तेमाल, इसका अनपढ़ लोगों के लिए उपयोगी। यानी कि जो आर्मी बीटा परीक्षण है उसकी शुरुआत आपके 1914 में होती है। और वो कौन सा शाब्दिक कैसा बुद्धि मापन था? आपका शाब्दिक बुद्धि मापन था। ये सिर्फ आपके शिक्षित लोगों के लिए ही, यानी इससे सिर्फ शिक्षित लोगों की ही बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता था। फिर आपके 1917 में एक और परीक्षण आता है जिसे कहा जाता था आपके आर्मी बीटा परीक्षण, जो कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और ये इसका जो प्रयोग होता है वो केवल किसके लिए उपयोगी था? ये किसके लिए उपयोगी था? अनपढ़ लोगों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। और वर्तमान में जो सामूहिक प्रकार
अब जो वर्तमान में जो आपके जो सामूहिक परीक्षण हो रहे हैं वो सभी प्रकार के लोगों के परीक्षण हो जाता है, यानी कि अब जो वर्तमान में जो आपके परीक्षण चल रहे हैं, वर्तमान में जो परीक्षण आपके सामने परिचित है, उसके लिए ना तो व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यकता है, ना उसको अनपढ़ होना आवश्यकता है। अब इस प्रकार प्रकार के चल रहे हैं जिनसे अनपढ़ लोगों का भी बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है और शिक्षित वे लोगों का भी बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, बात की अपन ने सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बच्चों क्या देखा अपन ने जो बात की वो क्या की, पहले अपन ने बात की सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य दो या दो से अधिक पुरुषों की बुद्धि या व्यक्तियों की बुद्धि एक साथ माप करना। ठीक है, इसकी शुरुआत बच्चों आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू होती है और इसे आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत आपके 1914 में होती है और ये एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण था। इस शाब्दिक परीक्षण के आधार पर, ये शाब्दिक परीक्षण होने के कारण ये किसके लिए उपयोगी था, ये बच्चों आपके सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी था। फिर आपके 1914 आपके 1917 में 1917 में एक और परीक्षण आता है जिसे कहते हैं आपका आर्मी बीटा परीक्षण। ये बच्चों अशाब्दिक परीक्षण था और ये सबसे ज्यादा उपयोगी अनपढ़ लोगों के लिए था। इन चीजों की अपन ने बात की कर ली। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से किस किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण इस समाज में, यानी कि आपके वर्तमान समय में कौन कौन से परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि मापन के लिए प्रचलित है, उनके बारे में लिखेंगे। पहले परीक्षण की बात करते हैं अपन, बीने साइमन परीक्षण। या बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। जो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो था आपका बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, जो कि कब दिया गया था, आपके 1904 में दिया जाता है। इसकी 1904 में शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत पेरिस में होती है। कौन सा परीक्षण, बीने साइमन परीक्षण। ठीक है, बीने साइमन परीक्षण जिसको किसके द्वारा किया गया था, आपके स्टैनफोर्ड बीने के द्वारा। स्टैनफोर्ड बीने, और स्टैनफोर्ड बीने ने भी क्या दिया था अब आपका, स्टैनफोर्ड बीने ने आपका क्या, आपने क्या क्या किया था, इन्होंने इन्हीं के काल में या इन्हीं के आधार, इन्हीं की जानकारी में साइमन कमीशन कहाँ आता है, भारत आता है। जो साइमन कमीशन लाने वाले थे वो आपके स्टैनफोर्ड बीने ही थे। ठीक है, तो बच्चों ये बीने साइमन परीक्षण होता है और ये 1904 में शुरू होता है और सबसे पहले पेरिस में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके बाद 1905 में इसका बाकी स्थानों पर प्रयोग किया जाने लगा। जब ये बच्चों आपका सफल रहा पेरिस में, तब जाके इसको दूसरे स्थानों पर लागू किया गया। यानी कि इसका प्रारंभ आपके कहां से होता है, पेरिस से होता है। कब होता है, 1904 में होता है और 1905 में इसको अन्य स्थानों पर शुरू किया जा सकता है। और ये किसके लिए उपयोगी था, ये उपयोगी आपके छोटे बालकों के लिए उपयोगी था, बालकों के लिए उपयोगी, यानी कि बालकों के लिए उपयोगी था। और किसके लिए क्या किया जाता था, इसमें कितने प्रश्न होते थे बच्चों, इसके अंदर 30 प्रश्न होते हैं जो बालकों से संबंधित होते थे, बालकों की दिनचर्या से संबंधित होते थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो परीक्षण आपके 1904 में आता है, कहां से शुरू होता है, स्टैनफोर्ड बीने के निर्देशन में आता है और 1904 में आता है, कहां आता है, पेरिस से शुरू होता है और 1905 में अन्य स्थानों पर लागू किया जाता है और ये बालकों के लिए सबसे उपयोगी होता है और इसमें 30 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपके किसके लिए उपयोगी हो, बालकों के लिए। ठीक है, दूसरे परीक्षण की बात करेंगे अपन, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, जिसे अपन कह सकते हैं शब्द विहीन परीक्षण या उसे अपन संस्कृति विहीन परीक्षण भी कह सकते हैं। पहले परीक्षण को देख लिया, बीने साइमन परीक्षण 1904 में आता है, स्टैनफोर्ड बीने द्वारा लाया जाता है। 1905 में इसका अन्य स्थानों से शुरुआत होती है, 1904 में इसकी शुरुआत पेरिस से मानी जाती है और ये बालकों के लिए उपयोगी और इसके अंतर्गत 30 प्रश्न होते हैं। दूसरे परीक्षण की बात करते हैं बच्चों, आपका दूसरा परीक्षण है रेबिन प्रोग्रेसिव, रेबिन प्रोग्रेसिव, रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। या इसे अपन कह सकते हैं शब्द संस्कृतिहीन परीक्षण।
इसे अपन संस्कृतिहीन परीक्षण भी कह सकते हैं, इसे ही अपन शब्द विभिन्न परीक्षण कह सकते हैं, या इसे शब्द विहीन परीक्षण। कब लाया जाता है बच्चों? आपके 1921 में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा की जाती है? रेबिन महोदय द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, 1927 में इसकी शुरुआत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है बच्चों? आपके रेबिन के द्वारा, रेबिन महोदय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें होता क्या है बच्चों? ये जो कार्य करता है वो आपका किसके आधार पर करता है? ये आपके करता है सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए क्रम में को ध्यान में रखते हुए अपना परीक्षण देते हैं। और इसके अंदर बच्चों शब्दों का भी उपयोग नहीं होता, भाषा का भी उपयोग नहीं होता, केवल इसमें रेखा गणित के जो चित्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और उनका प्रयोग भी, रेखा क्रम चित्रों का भी प्रयोग बढ़ते क्रम में करते हुए एक मैट्रिक्स बनाई जाती है। इसलिए इसे अशाब्दिक या संस्कृति विहीन या बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। और ये बच्चों आपके 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होता बच्चों? एक तो पहली बात कि इसके अंदर एक तो क्या नहीं होता बच्चों आपका, कैसे काम करता है ये? सरल से कठिन की ओर। ठीक है, शब्दों का प्रयोग नहीं, और जब शब्दों का प्रयोग नहीं तो इसे शब्द विहीन कहते हैं। सरल से कठिन की ओर होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है इसमें, और ये बढ़ते क्रम में किया जाता है। शब्दों का प्रयोग नहीं होता और भाषा का भी प्रयोग नहीं होता। रेखा गणित के चित्रों का प्रयोग होता है। और कैसे होगा वो प्रयोग? बढ़ते हुए क्रम में, सरल से कठिन की ओर। कैसे होता है प्रयोग? बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसका क्या किया जाता है? आपके प्रयोग किया जाता है। और क्या बनाई जाती है? एक मैट्रिक्स, यानी एक आंकलन, एक चित्र बनाया जाता है, मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाई जाती है इस परीक्षण के आधार पर। और इसलिए इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? अपन इसको संस्कृति विहीन परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, संस्कृति विहीन या संस्कृतिहीन परीक्षण भी कह सकते हैं। इसका बच्चों 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से होते हैं? पहला जो आपका है वो आपका है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्या है बच्चों? आपके स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, इसे ही अपन कह सकते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को ही अपन कह सकते हैं आपका प्राथमिक विकास क्रम चित्रण। प्राथमिक विकास प्राथमिक विकास क्रम नियत चित्रण। ठीक है, दूसरा जो प्रकार बताया गया है, इसका जो दूसरा प्रकार है वो है बच्चों आपका रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तीसरा जो है वो आपका है बच्चों इसके अंतर्गत आपका उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, इस आधार पर बच्चों क्या किया जाता है? इसका परीक्षण किया जाता है। और उसमें कुछ कई प्रकार के खंड दिए जाते हैं, इनके बारे में अपन अलग अलग पढ़ेंगे। तो बच्चों अपन ने कौन सा परीक्षण देखा? अपन ने देखा पहला जो सेकंड जो परीक्षण है वो आपका रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण। ये होता क्या है बच्चों? ये आपका दिया गया था आपके
1927 में दिया जाता है और इसको ही संस्कृति विहीन भी कह सकते हैं, इसको शब्द विहीन करेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दों का इस्तेमाल और भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। ये देने वाले आपके मनोवैज्ञानिक थे, रेबिन द्वारा ये दिया जाता है और ये सरल से कठिन की ओर कार्य करता है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे शब्द विहीन कहते हैं। भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसको भाषा विहीन भी कह सकते हैं। रेखा गणित के चित्रों का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अंदर रेखा गणित के चित्रों का प्रयोग होता है, लेकिन उनका प्रयोग भी बढ़ते हुए क्रम में होता है और उसी के आधार पर एक मैट्रिक्स बनाई जाती है। और बच्चों इसका 3 प्रकार का ये आपका 3 इसके अन्य जो इसकी बुद्धि परीक्षण के 3 रूप होते हैं आपका। एक तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जिसे अपन कह सकते हैं प्राथमिक विकास क्रम चित्रण। दूसरा आपका रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तीसरा जो है आपका उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इनके बारे में अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में? अभी किसके रूप पढ़ेंगे बच्चों? अपन पढ़ेंगे आपके कौन से परीक्षण का पढ़ेंगे? रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का ही उपयोग पढ़ेंगे। पहला स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जिसे अपन कह सकते हैं बच्चों आपका प्राथमिक, जिसे कह सकते हैं अपन प्राथमिक विकास क्रम नियंत्रण। क्रम चित्रण, नियंत्रण नहीं, चित्रण। इसमें होता क्या है बच्चों? इसके अंदर बच्चों आपको विभिन्न प्रकार के चित्र और रेखाएं दी जाती है। अलग अलग आकृतियों की सहायता से आपको एक पहेली बनाई जाती है और उसको बहुत सरल प्रकार से रेखा चित्रों के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक के अंदर 12 एकांश होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के वर्ग बनाए जाते हैं और उसके अंदर प्रत्येक के अंदर कितने एकांश होंगे? 12 एकांश होंगे। तो इसलिए इसके अंदर 5 बार पंजे 12 गुणा 5 बराबर 60। इसके अंदर कितने एकांश होते हैं? 60 एकांश होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर 12 एकांश बनाए जाते हैं और इसके आधार पर इसका उपयोग जो सामान्य या जो औसत बुद्धि वाले बालक है उनकी बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें कुल 60 प्रश्न होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मेथड है यानी प्राथमिक विकास क्रम है, उसके अंदर कितने 5 वर्ग होते हैं आपके। ऐसे 5 वर्ग मान लेते हैं, जैसे ऐसे सपोज दैट ऐसे कुछ वर्ग है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इस एक वर्ग के अंदर 12 क्या है? एकांश है, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये बनाया जाता है। तो इसके अंदर कुल कितने एकांश हो गए? 60 एकांश हो जाते हैं। इस तरीके से एक वर्ग पहली बनाई जाती है, इसको क्रम में रखा जाता है। यानी कि इसके अंदर 5 तो वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में प्रत्येक में आपके 12 एकांश होते हैं और टोटल आपके इसके 60 एकांश होते हैं। और 60 एकांश का मतलब हो गया 60 प्रश्न। इस तरीके से इसको बताया या बनाया जाता है। और ये किन बालकों के लिए प्रयोग है? जो कि बालक आपके सामान्य और औसत बुद्धि के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अगला जो परीक्षण है वो आपका है रंगीन प्रोग्रेसिव मेथड। रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें भी वही उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके इसमें कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे। तो इसमें बच्चों 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्ग
और प्रत्येक वर्ग में कितने एकांश, 12 एकांश, इसलिए टोटल कितने हो गए 12 गुणा 3 बराबर कितने, 12 या 36, 36 प्रश्न या 36 एकांश। ठीक है, रंगीन के अंतर्गत ये आता है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बच्चों आपके मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि जानने के लिए किया जाता है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि का परीक्षण। देखिए जो बालक आपके मंदबुद्धि उनका परीक्षण किसके माध्यम से किया जा सकता है, आपके रंगीन प्रोग्रेसिव मेथड से किया जा सकता है। अंतिम बात करते हैं अपन उच्चतर प्रोग्रेसिव मेथड, जो कि इसका आपका अंतिम रहने वाला है। अंतिम कौन सा है, यहां लिख देता हूं मैं लास्ट, उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। ये बच्चों ये किस तरीके का होता है, ये आपके जो होता है वो बच्चों आपका होता है ये जटिल प्रकार का होता है, ये थोड़ा कठिन होता है और इसके अंदर रेखा चित्रों के द्वारा क्या बनाई जाती है, आकृतियां बनाई जाती है। इसी में भी आपके 3 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत वही 12 एकांश होता है, इसलिए कुल मिलाकर इसके अंदर आपके कितने एकांश होते हैं, 36 एकांश होते हैं। ये बच्चों आपका जटिल प्रकार का परीक्षण माना जाता है, जटिल परीक्षण। इसमें भी कितने वर्ग होते हैं, 3 वर्ग, प्रत्येक के अंदर 12 एकांश, टोटल 12 पंजे 12 या 36 एकांश होते हैं। देखिए 36 ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके आधार पर बच्चे का बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो बच्चों क्या क्या देखा अपन ने, देखा जो देखा आपने बुद्धि के परीक्षण की बात की अपन ने। सबसे पहले जो परीक्षण के अंदर जो सबसे पहले जब परीक्षण की शुरुआत होती है तो शुरुआत में जो परीक्षण आता है वो आपका आता है आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय आपके आ जाता है, जिसका कौन सा आता है आपका, अपन बात कर रहे थे आज की क्लास में सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अपन ने सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण देखा था वो देखा था अपन ने अल्फा परीक्षण, जो कि विश्व युद्ध के समय ही शुरू हो जाता है। कौन सा, आर्मी अल्फा बीटा परीक्षण जिसे कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है 1914 में होती है और इसे इसका शुरुआत आपके शाब्दिक प्रकार का था और ये पढ़े लिखे व्यक्तियों यानी पढ़े लिखे सदस्यों के लिए ही उपयोगी था। और उसके बाद 1917 में आपका आर्मी बीटा परीक्षण आता है, जो कि आपके अनपढ़ लोगों के लिए भी उपयोगी होता है। फिर अपन ने बुद्धि के प्रकारों के अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण की बात की, उसमें अपन ने पहले बात की आपके बिने साइमन परीक्षण, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है बच्चों, ये देने वाले आपके स्टैनफोर्ड बिने थे, जिन्होंने साइमन कमीशन को भारत लेकर आए थे। आपके स्टैनफोर्ड बिने उन्होंने 1904 में इसकी शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत बच्चों आपके पेरिस में की जाती है और उसके बाद 1905 के बाद इसको अन्य स्थानों पर इस्तेमाल किया जाने लगा और ये बालकों के लिए उपयोगी होते हैं और इसके अंदर 30 प्रश्न होते हैं। उसके बाद अपन ने बात की रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। इसके अंदर होता क्या है बच्चों, ये 1927 में शुरू किया जाता है और रेबिन महोदय द्वारा इसको शुरू किया जाता है। और ये जो है बच्चों सरल से कठिन की और बढ़ते क्रम को ध्यान में रखते हुए अपना परीक्षण देते हैं और इसके आधार पर कई प्रकार के रेखा गणित के इसमें ना तो कोई शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ना किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेखा गणित के चित्रों का प्रयोग किया जाता है और इन चित्रों को बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जाता है, इसलिए इसको संस्कृति विहीन, भाषा विहीन परीक्षण भी कह सकते हैं। बच्चों इसके 3 रूप बताए गए हैं। 3 रूप कौन कौन से, आपका एक तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, दूसरा आपका रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तीसरा आपका उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। बच्चों स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो था वो होता है आपका प्राथमिक विकास के लिए उपयोगी होता है। इसके अंदर बच्चों एक वर्ग पहेली दी जाती है, वर्ग पहेली की सहायता से आकृति बनाई जाती है और इसके अंतर्गत बच्चों 12 एकांश होते हैं और 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग के अंदर प्रत्येक के अंदर 12 एकांश होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर इसके अंदर कितने हो गए आपके 60 एकांश हो गए या 60 प्रश्न हो गए, जिसका उपयोग हमेशा सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाले व्यक्तियों का बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। उसके बाद अपन ने बात की रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जो कि इसके अंदर भी कुल 3 वर्ग होते हैं और 12 एकांश होते हैं। इसके अनुसार कुल 36 आपके एकांश होते हैं और ये बच्चों मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। उसके बाद उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में अपन ने देखा ये सबसे जटिल प्रकार का बुद्धि परीक्षण होता है और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की आकृतियां, रेखा चित्रों या आकृतियां बनाई जाती है। इसके अंदर भी बच्चों आपके 3 वर्ग होते हैं, इसलिए इसको ये सबसे कठिन होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर नए बिंदु, नए विषय, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।